आज के ललन टॉप शो में हम जानेंगे चुनाव नतीजों के बाद की गतिविधियों के बारे में। महाराष्ट्र में योजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, हरियाणा के वो निर्दलीय विधायक कौन हैं जिन्होंने भाजपा का साथ पकड़ा, और कांग्रेस पार्टी हरियाणा चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर क्या इल्ज़ाम लगा रही है और इन पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया क्या है। इन खबरों के बाद रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान का अपहरण किया गया और फिर हत्या कर दी गई। इस मामले को भी विस्तार से जानेंगे और फिर रुख करेंगे उत्तर प्रदेश समेत तमाम दूसरे राज्यों से जुड़ी सुर्खियों का। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodyne K, Higher and I10. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। हम सब जानते हैं कि 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। हरियाणा के नतीजों में 48 सीटों के साथ भाजपा को बहुमत मिला, वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 49 सीटों का बहुमत मिला। नतीजों के अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और प्रतिक्रिया सामने आई। एक दिन पहले यानी 8 अक्टूबर को उन्होंने दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर पार्टी को संबोधित किया था। आज कुछ और बातें कही। दरअसल 9 अक्टूबर को वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7600 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से बात की और फिर की ये टिप्पणी। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। नतीजों के बाद मीटिंग का दौर भी शुरू होना था और बयानों का भी। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली की यात्रा पर थे। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जीत के लिए बधाई पाई और फिर मिले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। इन मीटिंग्स के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुए और सामने आया ये बयान। पूरी पार्टी की उच्च लीडरशिप ने हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आकर के हरियाणा के लोगों को संभाला है और एक माहौल खड़ा हुआ है, ये मोदी जी की नीतियों का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता में आई। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का भी चुनाव नतीजों पर बयान आया। गृह मंत्री अमित शाह जी और अध्यक्ष भाजपा के नड्डा जी, इनका भी अभिनंदन करना चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से काम कर लिया। बीजेपी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता, सभी लोगों ने मन से काम किया और जो कांग्रेस का अहंकार था, कांग्रेस का अहंकार को जो फुगा है उसका फोड़ दिया। वो जैसे कांग्रेस आगे बढ़ रही थी तब जलेबियां बांट रहे थे, लड्डू फूट रहे थे, ढोल बजा रहे थे। जब पीछे होने लग गए, पीछे हाट हो रही है, तब बोले ये ईवीएम का काम है, ईवीएम के और दोष लगाने लगे। ये तो बहुत दुटप्पी दोगली रणनीति है। अब सुनते हैं कुछ और नेताओं की प्रतिक्रिया है। जम्मू कश्मीर के लाखों नागरिकों का कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने बाइट काट की राजनीति को त्याग कर भारी पोलिंग को चुना और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास एवं विश्वास के मंत्र पर मोहर लगाई। जम्मू कश्मीर की जनता ने भरपूर आशीर्वाद मोदी जी को दिया है। किसी भी प्रकार की कोई भी मीटिंग अभी दशहरे तक, क्योंकि ये त्योहार का दिन है और सब अपने त्योहार का सेलिब्रेट करेंगे और दशहरे के बाद कुछ जैसी भी पार्टी की नीति बनेगी। हरियाणा के रिजल्ट के बाद एक बड़ा अपडेट भी सामने आया। 2 नवनिर्वाचित निर्दलीय विधायक भाजपा के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पहुंचे। इन विधायकों का परिचय जान लीजिए। गन्नौर से विधायकी जीते देवेंद्र कादियान, जो कि भाजपा के ही बागी थे,
और राजेश जून बहादुरगढ़ से चुनाव जीते, जो कि कांग्रेस के बागी थे। कुछ देर बाद खबर आई कि इन दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। हालांकि जब ये विधानसभा में बैठेंगे तब निर्दलीय की हैसियत से बैठेंगे। वहीं कुछ देर बाद एक और तस्वीर आई हिसार की निर्दलीय विधायक और देश की सबसे अमीर महिला का कि वो उद्योगपति हैं सावित्री जिंदल। उनकी भी धर्मेंद्र प्रधान के साथ तस्वीरें सामने आई और फिर आया ऐलान कि उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है। दर्शकों को बता दें, सावित्री जिंदल के बेटे कुरुक्षेत्र से भाजपा के सांसद हैं, नाम है नवीन जिंदल। आइए अब इन विधायकों के बयान भी सुन लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा है धर्मेंद्र जी, विश्वदेव जी आए हैं मेरे यहाँ। मोदी जी की सरकार को समर्थन देती हूँ क्योंकि मेरा हिसार बहुत सुंदर और पूरे सब लोग जाने हिसार को बहुत सुंदर बने और अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाने के लिए भी अपने विधानसभा का विकास करवाएंगे। पार्टी में रहकर करवा सकते हैं, सरकार में रहकर करवा सकते हैं। हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं और समर्थन देने का भी यही कारण है कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने हमें चुना है, गन्नौर हल्के की 36 बिरादरी ने और लगभग 36,000 वोटों से मुझे जितवाया है। उनकी बहुत सारी उम्मीदें मेरे से हैं और वो सारी उम्मीदें सरकार के साथ रहकर ही पूरी हो सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फुल मैंडेट के साथ सरकार बनने जा रही है। इसलिए हमने मन बनाया है कि गन्नौर के विकास के लिए हम सरकार का साथ दें, उनके साथ चलें। अब बात विपक्ष के खेमे से आ रही प्रतिक्रियाओं की। सबसे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 9 अक्टूबर को उन्होंने एक्स पर लिखा, जम्मू कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। प्रदेश में इंडिया की जीत संविधान की जीत है, लोकतांत्रिक स्वाभिमान की जीत है। हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष से इतर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी रिएक्शन आई। उन्होंने इसी साइट पर लिखा, जम्मू और कश्मीर के लोगों को कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को सेवा का मौका देने के लिए हृदय से धन्यवाद। हमारी गठबंधन सरकार आपकी आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा को लेकर कहा कि ये परिणाम अप्रत्याशित है, पार्टी इसका आकलन कर रही है। जमीनी कार्यकर्ताओं से बात कर पूरी जानकारी हासिल कर और तथ्यों की जाँच के बाद पार्टी की तरफ से विस्तृत प्रतिक्रिया आएगी। लेकिन इन प्रतिक्रियाओं से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के ईवीएम पर लिए गए स्टैंड की चर्चा रही, इतनी कि बहस में केंद्रीय चुनाव आयोग को भी उतरना पड़ा। दरअसल चुनाव नतीजों के फौरन बाद 8 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने मीडिया को संबोधित किया और ईवीएम की बैटरी परसेंटेज को देखते हुए चुनाव में धांधली की आशंका व्यक्त की। जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है। इन इल्जामों और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कथित रूप से स्लो रिजल्ट अपडेट को लेकर जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को 8 अक्टूबर को चिट्ठी भी लिखी थी। इसके जवाब में आज ईसीआई ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब लिखा और कहा, कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने कहा कि ये चुनाव परिणाम अस्वीकार्य हैं। देश की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत में ऐसा बयान हमने कभी नहीं सुना। ये बयान अभिव्यक्ति की आज़ादी से कोसों दूर है। कमीशन ने आपकी और नेता प्रतिपक्ष की बातों का संज्ञान लिया है, जिसमें आपने हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया था। हमने इस बात का भी संज्ञान लिया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग से मिलना चाहती है। इन बातों को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग 9 अक्टूबर को शाम 6 बजे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए राजी है। शाम 6 बजते बजते चुनाव आयोग से मीटिंग की खबर तो नहीं आई, लेकिन टीवी पर कुछ तस्वीरें फ्लैश हुई। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने पहुंचे। इस मीटिंग में क्या हुआ, हमने पत्रकारों से पूछा। ये पहली बार है जब राहुल गांधी और खड़गे साहब मिल रहे हैं नतीजों के बाद, जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आए हैं, तो उस पर खासतौर से विचार विमर्श होगा। क्योंकि बतौर एलओपी राहुल गांधी के लिए ये एक लिटमस टेस्ट था, अग्नि परीक्षा थी। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस लड़ा, यहाँ पे हरियाणा में लेफ्ट को एक सीट जरूर दी, पर आम आदमी पार्टी साथ में नहीं आई, तो उसको लेकर भी घटक दल शिकायत कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना था। हरियाणा में बहुत चौंकाने वाले प्रदर्शन रिजल्ट्स आए, नतीजे आए, तो उसको लेकर भी खड़गे साहब से विचार विमर्श होगा कि क्या रणनीति में फेलियर रहा या फिर नतीजों को लेकर जो धांधली के आरोप है उस पर भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने
चर्चा की होगी। लगभग 2 घंटे की उनकी मुलाकात थी और जाहिर तौर पे कांग्रेस इसको लेके किसी भी रूप में नतीजों को लेके खासतौर के हरियाणा के बैकफुट पर नजर नहीं आना चाहती। मीटिंग से इतर चुनाव आयोग के बाहर क्या हुआ, ये भी जान लेते हैं। पूरी शिकायतों के पिटारे के साथ कांग्रेस चुनाव आयोग ठीक नतीजों के एक दिन बाद पहुंची और 7 सीटों पर शिकायतें दर्ज की कि ये एविडेंस है, सबूत है और ईवीएम को लेके बैटरी 99% चार्ज कैसे हो सकती है जब ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है और बाकी ईवीएम में 70% ही चार्ज था। इस तरह की शिकायतों की डिटेल उसने सौंपी है। 13 और सीटों पर उसका कहना है कि 48 घंटे में वो डिटेल सौंपेगी, यानी कि आप देखिए 37 और 4 और जोड़ ले 7 और जोड़ ले तो 44 सीटों पर कांग्रेस को लग रहा है कि वो जीत दर्ज कर रही थी, लेकिन जीत सिर्फ 37 सीट्स पर मिली और अगर पूरे आंकड़े देखें तो कुल 20 सीटों पर शिकायत कांग्रेस को है और वो उसको चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है। कांग्रेस ने इस पर भी आपत्ति जताई कि हमने जब कल ये बात रखी तो आपने बोल दिया कि ये बोगस है, इस तरह से जो है आपको शिकायतों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट पे है, कितनी जल्दी और कब तक वो इस पर पूरी अपनी सफाई पेश करती है। क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ ईवीएम और ईसीआई के बीच ही उलझी है? वो इंडिया ब्लॉक में भी अविश्वास का सामना कर रही है। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया ब्लॉक के घटक दलों ने निशाना साधना शुरू कर दिया। कांग्रेस को लेकर आई प्रतिक्रियाएं। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। इन टिप्पणियों पर भाजपा के नेताओं ने चुटकी ली तो कांग्रेस के नेताओं ने बचाव किया। पार्टी सब लोगों से बातचीत करके हम कारण भी ढूंढेंगे क्यों हम जीती हुई स्टेट को हार गए। वो सबके लिए बड़ा, बल्कि हरियाणा के लोगों को भी बड़ा उससे झटका लगा है। हाँ, एक बात जरूर समझ में आती है कि भाजपा ने जो कूटनीतिक चाल चली कि एक समाज के हिस्से के खिलाफ शेष समाज को खड़ा करने की, उसका उनको फायदा मिल गया। राहुल गांधी का एक एक्स मैसेज जिसमें वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो परिणाम आए हैं वो तो संविधान की जीत है, लेकिन जो हरियाणा के परिणाम हैं वो अप्रत्याशित नतीजे हैं। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कल से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ने लगे थे। ये भारत का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी में एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला है जो न केवल अपरिपक्व है बल्कि गैर जिम्मेदार है। हरियाणा से इतर जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस थोड़ी सी राहत में है। थोड़ी इसलिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत के बाद वो सत्ता में आ जाएंगे, और सिर्फ थोड़ी इसलिए क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी को बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में हार का सामना करना पड़ा, जिसके चलते ओवरऑल गठबंधन की टैली उतनी इंप्रेसिव नहीं रही जितनी प्रिडिक्ट की जा रही थी। लेकिन सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है और ये रास्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत के साथ आगे बढ़ता है। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री की कुर्सी के प्रबल दावेदार माने जा रहे उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं। आज मीडिया से मुखातिब हुए और कहा सरकार बनाने के लिए उनकी पार्टी के नेता क्या करने वाले हैं। लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर तय होने दीजिए, फिर अलायंस का लीडर तय होगा, फिर राजभवन जाके हुकूमत बनाने का दावा किया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ओथ की तारीख जो है मांगी जाएगी। उसके बाद जो है हुकूमत बनने दीजिए। हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज होंगी वो आप हुकूमत से पूछिए ना, उनको बनने तो दीजिए। वहीं उमर के पिता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की भी नई प्रतिक्रिया आई। जम्मू में किसने नफरत पैदा की बताइए? क्या वो कांग्रेस ने की? वो तो होम मिनिस्टर भी आए थे, प्रधानमंत्री भी आए थे, कितने मंत्री इनके नहीं आए नफरत पैदा करने के लिए? अगर ये लोग आ गए तो आतंकवाद बढ़ जाएगा,
ये बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। अरे यार, आतंकवाद बढ़ाने वाले कौन है? हमने कभी आतंकवाद का साथ नहीं दिया, न कभी आतंकवाद का साथ देंगे। जल्दी दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। शपथ कौन लेगा, इस पर अभी मंथन और इसीलिए कौतूहल बरकरार है। अगली खबर का रुख करते हैं और ये भी जम्मू कश्मीर से ही है। जम्मू कश्मीर में एक इलाका है कोकरानाग, जो कि अनंतनाग जिले में पड़ता है और यहाँ पर है काजवान का जंगल। इस जंगल को लेकर भारतीय सेना की 15वीं कोर ने, जिसे चिनार कोर कहते हैं, एक ट्वीट किया। क्या लिखा ट्वीट में? उन्होंने लिखा कि हम यहाँ पर संदिग्ध लोगों के पाए जाने की खबर के बाद ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। इस ट्वीट में एक हताश करने वाली जानकारी भी नथी थी। लिखा गया, ऑपरेशन पूरी रात जारी रहा क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी का एक जवान लापता है। ये 8 अक्टूबर की रात से शुरू हुआ। टेरिटोरियल आर्मी यानी भारतीय सेना का वो हिस्सा जहां पर सेना द्वारा सीधे भर्ती नहीं की जाती, जनता का हिस्सा चाहे तो वॉलंटियर कर सकता है। टेरिटोरियल आर्मी में शामिल जवानों का उपयोग अक्सर स्टैटिक ड्यूटी जैसे पहरा देने में किया जाता है, ताकि आर्मी के कोर यूनिट के जवानों को कुछ आराम मिल सके। फौज से रिटायर हुए लोग भी टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। चिनार कोर के इस ट्वीट के बाद खबरें चली कि ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान जो जवान लापता हुआ है उसको कोकरानाग के जंगलों में खोजा जा रहा है, यानी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रात भर चले ऑपरेशन के बाद 9 अक्टूबर की सुबह गहरे जंगलों में लापता जवान का शव मिला, जो कि गोलियों से छलनी था। पहचान हुई अनंतनाग के रहने वाले हिलाल अहमद भट्ट के तौर पर। साथ ही सूचना आई कि हिलाल के साथ टेरिटोरियल आर्मी के एक और जवान को अगवा किया गया था। जंगलों में ले जाकर आतंकियों ने इस दूसरे जवान को भी गोली मारी, लेकिन गोली कंधे में लगी। अगवा किए जवान ने मौका देकर भागने का प्रयास किया और सफल हुआ, लेकिन हिलाल वीर गति को प्राप्त हुए। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक घायल हुए जवान का आर्मी के 439 फील्ड हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना का एक वर्जन और है। वर्जन ये कि टेरिटोरियल आर्मी के दोनों जवानों को ऑपरेशन लॉन्च होने के पहले ही अगवा कर लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही जवान कोकरानाग के जंगलों की तरफ गए, अकेले थे। आतंकियों ने स्पॉट किया और अगवा किया। कंधे में गोली लगने से घायल जवान लौटा, दूसरे की खबर नहीं मिली। सूचना मिलते ही ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च हुआ और 9 अक्टूबर की सुबह जंगल में शव बरामद हुए। हमने इस प्रकरण पर पत्रकारों से बात की और जानना चाहा कि असल घटनाक्रम क्या है। दूसरा जवान जो है वो इतना लकी नहीं रहता, वो उसको अपने साथ ले जाते हैं। जब लोकल जो यूनिट है सीआरपीएफ ज्वाइंट फोर्सेस के, उनको पता चलता है तो एक सर्च ऑपरेशन जो है शुरू हो जाता है। लेकिन सुबह होते होते खबर आती है कि पथरीबल के पास ही जो जंगल, डीप जंगल में एक शव मिला है, डेड बॉडी मिली है। और जब शनाख्त होती है तो वो हिलाल अहमद भट्ट की बताते हैं, जो कि 161 जो टेरिटोरियल आर्मी उसका जवान था। और उसके बदन पे कुछ चाकू के निशान भी हैं और गोलियों के तकरीबन 5 से 6 जो है बुलेट वुंड्स हैं। तो उसके बाद उसको वहां से शिफ्ट करते हैं और अभी भी जब मैं बात कर रहा हूं तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इंटेंसिफाई किया गया है सर्च ऑपरेशन भी उस पूरे इलाके में। घटना के बाद मृत जवान के घर वालों ने भी मीडिया से बात की और ये कहा, गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हम इसका इंसाफ चाहिए, इसके घर वालों के साथ इंसाफ किया चाहिए। सुनने में आया इसका जो फादर है वो भी कैंसर पेशेंट है। हाँ, दादा है इसका कैंसर पेशेंट, दादा इसका कैंसर पेशेंट है। तो पूरे इस आतंकी हमले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की भी शुरुआत हो गई। तो बीजेपी वाले कहते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ साफ है, लेकिन हम कह रहे थे कि नहीं, जम्मू के अंदर तो अब मिलिटेंसी बढ़ गई। अब ये जो आप सुना रहे हैं अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर एक आदमी को, हर एक सोसाइटी के फर्द को इस मामले में रोल अदा करना है ताकि इस मिलिटेंसी को ख़त्म करें। ये एक नासूर की तरह है, 35 साल हो गए हैं, ये खत्म नहीं हो रहा है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का पैटर्न बीते कुछ दिनों में बदला है। जब अगस्त 2019 में धारा 370 को निष्प्रभावी किया गया तो घाटी यानी कश्मीर के इलाके में सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए फौज और अन्य सुरक्षा बलों की और भी तैनाती हुई। जम्मू वाले इलाके से निकलकर कश्मीर वाले इलाके में पोस्टिंग के बाद ये ज़रूरत पूरी हुई। इसका फ़ायदा पाकिस्तान ने उठाया और बहुत सारे आतंकी जम्मू संभाग में एक्टिव हो गए और पीर पंजाल के पहाड़ों के आसपास आतंकी घटनाओं को अंजाम देने लगे। नतीजा, कश्मीर में अपेक्षाकृत शांति, लेकिन जम्मू में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी। बीते कुछ महीनों में कश्मीर के भी इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट नए सिरे से शुरू हुई। नॉर्थ कश्मीर जैसे कुपवाड़ा और बारामूला और साउथ कश्मीर जैसे अनंतनाग और कुलगाम के इलाकों में आतंकी गतिविधियां दिखने लगी। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आतंकी फिर से घाटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं? ये समझने के लिए हमने रुख किया एक्सपर्ट्स का। कि बताया जाता है कि 2 जवान थे, दोनों को उठा के ले गए। एक के बारे में बताया जा रहा है हिलाल के कि वो तो शहीद हो गए, लेकिन दूसरे के बारे में बताया जा रहा है कि वो जख्मी हुए और जख्मी हालत में वो फौज को मिले। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी उस पर कोई बयान नहीं आया है। अब असमंजस में ये बात डालती है
कि पहले तो आतंकी स्नाइपर शॉट, मतलब पहले तो स्नाइपर का इस्तेमाल किया जा रहा था फौज को निशाना बनाने के लिए, लेकिन अब एक जवान, दो जवान उठा के ले जाना और उनसे एक जवान की हत्या कर देना साफ तौर पर दर्शाता है कि आतंकवाद की चुनौती जम्मू कश्मीर में बनी हुई है और बिल्कुल एक मंसूबाबंद तरीके के साथ कभी घाटी में और कभी जम्मू संभाग में फौज को एंगेज करने का काम जो है आतंकी कर रहे हैं, और ये उसी की एक कड़ी है। और कतई कोई ये न सोचे कि घाटी में आतंकवादी नहीं है, आए आतंकवादी जरूर है, लेकिन जो प्रेशर है फौज का, पुलिस का, एजेंसीज का, उसके चलते उनके लिए ऑपरेट करना आसान नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब जवानों को अगवा किया गया हो। इसके पहले 2 अगस्त 2020 के दिन शोपियां से टेरिटोरियल आर्मी के जवान शाकिर मंजूर का अपहरण हुआ था और 1 साल बाद उनका शव बरामद हुआ था। इसके पहले 2018 में भी कुछ ऐसा हुआ था। भारतीय सेना में तैनात राइफलमैन औरंगजेब 14 जून की सुबह राजौरी में ईद मनाने के लिए अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान पुलवामा के कालमपोरा से आतंकियों ने उनका अपहरण किया और फिर हत्या कर दी, और अब चुनाव नतीजों के दिन ऐसा किया गया। तो सवाल उठता है मंसूबों का। जवानों का अपहरण क्या केवल दहशतगर्दी के लिए किया गया या टेरर आउटफिट्स उनसे जानकारियां भी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं? सुनते हैं इस तरह के केस कवर करने वाले पत्रकारों को। देखिए, एक बड़ा अजीब सा पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। जानकारी निकलवाना, जाहिर सी बात है, आतंकी जब किसी को किडनैप कर रहे हैं, किसी को उठा के ले जा रहे हैं, तो उसके 2 मंसूबे मकसद है। एक तो साफ तौर पर समझ में आता है कि जवान से कुछ निकलवाया जाए, कोई डिटेल्स कुछ जो, लेकिन दूसरा बड़ा मकसद ये है कि आप अपनी कैपेबिलिटी बताते हैं, कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक, कि हम आपका उठा के लेके जा रहे हैं, हमारी क्षमता इतनी, हमारी ताकत इतनी है। और वो जो कैपेबिलिटी टू स्ट्राइक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आप फौज के जवान से क्या ही जानकारी लेंगे, वो क्या ही जानकारी आपको देगा, वो तो यही आपको बताएगा ना मेरे यूनिट कहाँ पे। इसके ज्यादा तो कोई जानकारी किसी फौज के जवान के पास रहती नहीं है, ठीक है। वो आपको ये थोड़ी बताएगा मेरा हथियार कहाँ पे रखा हुआ है, ऐसी कोई जानकारी तो मिलने वाली नहीं। तो आतंकियों का मंसूबा साफ तौर पर ये समझ में आता है कि दहशत पैदा करी। और दूसरा पैटर्न दूसरा देखने को ये मिला है कि आतंकियों ने अब पुलिस को निशाना बनाना बंद कर दिया है, वीडीसी को निशाना बनाना बंद कर दिया है, आम नागरिकों को निशाना बनाना बंद कर दिया है। केवल और केवल फौज को निशाना बनाने का ये ऐसा लगता है सुनियोजित प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर में चल रहा है। इस खबर के तमाम डेवलपमेंट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब रुक करते हैं सुर्खियों का। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। 6 उम्मीदवारों के नाम ब्यौरे देखिए। करल की सीट से टिकट मिला अखिलेश यादव के चचेरे भाई तेज प्रताप यादव को। ये सीट अखिलेश के इस्तीफे से खाली हुई थी, क्योंकि अब वो कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। दूसरी सीट है मिल्कीपुर। यहाँ से पूर्व विधायक अवधेश पासी के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला। सीट क्यों खाली हुई? क्योंकि अवधेश पासी फैजाबाद से सांसद चुन लिए गए। तीसरी सीट है कानपुर की सीसमो। इस सीट के पूर्व विधायक हैं इरफान सोलंकी। उन्हें मुकदमों में सजा हुई। अब उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। सजा किस मामले में हुई थी? जाजमऊ आगजनी मामले में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हुई। चौथी सीट है फूलपुर की। यहाँ से सपा का टिकट मिला है मुस्तफा सिद्दीकी को। इस सीट से चुनाव जीते थे भाजपा के प्रवीण पटेल, लेकिन अब वो फूलपुर लोकसभा से सांसद चुन लिए गए हैं। पांचवी सीट है कटेहरी की। टिकट मिला है पूर्व विधायक लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को, क्योंकि लालजी वर्मा सपा के टिकट पर अंबेडकर नगर से सांसद चुन लिए गए हैं। अगली सीट है मजवा। टिकट मिला डॉक्टर ज्योति बिंद को, क्योंकि इस सीट के विधायक विनोद बिंद भाजपा के टिकट पर भदोही से सांसद चुन लिए गए हैं। ये उत्तर प्रदेश के अपडेट थे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।